हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, इसको पढ़ रहे हैं। और इसका 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो विद्यार्थी उन 6 वीडियो को नहीं देखें, उनसे मेरा अपील है कि वे लोग ज़रूर उन 6 वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग धातु कर्म में हमने 2 टर्म को पढ़ लिया, 2 पदों को पढ़ लिया। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि धातु कर्म क्या है। तो धातु प्राप्त करने के लिए जिन जिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, वो सारी विधियां क्या धातु कर्म के अंतर्गत आती है। धातु कर्म में हमने जाना अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले हमको अयस्क का सांद्रण करना है, यानी कि जो अयस्क में अशुद्धियाँ हैं उसको हटाना है। हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया। उसके बाद जो अयस्क सांद्रित हुआ, सांद्रित अयस्क से धातु को निकाला। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण यानी कि धातु को निकालना डायरेक्ट नहीं होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि सांद्रित अयस्क से पहले धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, और जब धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे उसके लिए भी मैंने 2 मेथड बताया, एक जारन और निस्तापन। और जब सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल लेते हैं तो फिर धातु के ऑक्साइड से धातु में अपचयन करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो तक हम लोग पढ़ लिए, यानी कि धातु को निकालनी है, सांद्रित अयस्क से धातु को निकालनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा धातु प्राप्त हुआ, उस धातु में जो भी अशुद्धियां हैं उसको दूर किया जाए। कैसे किया जाए, किन किन विधियों को अपना के हम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो धातु है, उस धातु में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होगी। धातु की उन अशुद्धियों को दूर करना ही धातु का शोधन कहलाता है। तो धातु के शोधन की भी कई सारी विधियां हैं। तो दोस्तों, हम लोग बारी बारी से हर विधियों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं धातु के शोधन की सबसे पहली विधि, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं का शोधन। यानी कि धातु में जो अशुद्धि है उसको निकाल बाहर करना ही धातु का शोधन कहलाता है। धातु के शोधन की सबसे पहली विधि आपके बोर्ड पे आसवन विधि, ठीक है। आसवन विधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि आसवन विधि क्या है। इसमें हम लोग किस प्रकार के धातुओं का शोधन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस विधि द्वारा वैसे धातुओं का शोधन करते हैं जिसमें धातु का क्वथनांक जो होता है वह काफ़ी कम होता है। क्वथनांक का मतलब हुआ कि वह कम ताप पर ही वाष्पीकृत हो जाता है। क्वथनांक कहने का मतलब वह ताप जिस पे कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ वाष्प में बदल जाए, उस ताप को, उस पदार्थ का हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसमें, इस विधि में, आसवन वाले विधि में, इस विधि में हम वैसे धातुओं का शोधन करते हैं जिसका क्वथनांक जो होता है काफ़ी कम होता है। तो करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका अशुद्ध धातु है। कैसा धातु है? अशुद्ध धातु। तो अशुद्ध धातु में 2 चीज़ें होंगी, एक तो शुद्ध धातु होगा, शुद्ध धातु, और एक क्या होगा, गंदगी यानी कि अशुद्धियाँ, ठीक है, अशुद्धियाँ। तो इसमें होता क्या है, ये कहता, आसवन विधि कहता है कि हम ऐसे धातु का शोधन करेंगे जिसमें धातु का क्वथनांक जो हो वह क्या हो, कम हो, क्वथनांक कम हो, यानी कि कम ही ताप पर यह क्या हो जाए, धातु वाष्पीकृत हो जाए, वाष्प में बदल जाए। और जबकि अशुद्धियों का क्वथनांक क्या हो, अधिक हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब क्वथनांक कम होगा तो ये क्या होंगे, उड़नशील होंगे, उड़नशील होंगे, ठीक है। यानी कि कम ही ताप पर ये क्या हो जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, और ये क्या होगा, अउड़नशील होगा, अउड़नशील। तो इस प्रकार के धातुओं का शोधन हम लोग आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा अशुद्ध धातु होता है उसको हम क्या करते हैं, एक रिटोट में ले जाते हैं, लोहे के बर्तन में हम ले जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को एक रिटोट में ले जाते हैं। कैसे, लोहे वाले रिटोट में ले जाते हैं। लोहे वाला रिटोट में इसलिए ले जाते हैं, बर्तन में हम लोग इसलिए ले जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर दें तो लोहा ना गले, और कोई मेटल जो, मतलब ऐसे मेटल का यूज करें जो गल जाए, यानी कि वह गल जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोहे के रिटोट में अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, ले जाके गर्म करते हैं। ऐसा करने से हमने जाना कि जो शुद्ध धातु उसका गलनांक तो कम है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो जब हम इसको गर्म करेंगे, इसमें अशुद्ध धातु को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें जो धातु है वो उड़नशील है, यानी कि उसका क्वथनांक कम है। कम होने के कारण इसमें का जो शुद्ध धातु है वह क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। और इस वाष्प को हम क्या करेंगे, किसी अन्य जगह पर
क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये वाष्प जो है स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको संघनित कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पे जो धातु मिलेगा वह क्या होगा, शुद्ध धातु होगा। इसलिए ये शुद्ध होगा क्योंकि हमने जाना कि अशुद्ध धातु में जो धातु है उसका क्वथनांक कम है, और जब हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध धातु वाष्पीकृत होगा, वाष्प बनेंगे, और इसको किसी दूसरे जगह पर हम ग्राहक में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, वहाँ पे संघनित करेंगे। इस प्रकार दूसरे बर्तन में हमारा शुद्ध धातु रहेगा और जो पहले वाला रिटोर्ट था वहाँ पे अशुद्धियाँ रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशुद्धियों का क्वथनांक जो था वह अधिक था। ठीक है, तो यही इस विधि का यूज हम करते हैं किसके लिए, तो वैसे धातुओं के शोधन के लिए करते हैं जिनका क्वथनांक कम होता है। तो देखिए आसवन विधि को मैं पढ़ के बताता हूँ जो मैंने लिखा है। वैसे धातु जिनका क्वथनांक काफ़ी कम होता है, ठीक है, वैसे धातु जिनका क्वथनांक काफ़ी कम होता है आसवन विधि द्वारा शुद्ध कर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से धातु हैं, तो जिंक है, कैडमियम है, ठीक है, पारा है, ये सब धातु जो है ये काफ़ी क्या होती है, उड़नशील होती है, यानी कि इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब अशुद्ध धातु को, इस अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, लोहे के रिटोर्ट में लेकर, लोहे के एक बर्तन में लेते हैं और क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो शुद्ध धातु है वह क्या होगा, वाष्प बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक कम है, तो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होता है उस वाष्प को हम क्या करेंगे, किसी दूसरी जगह पर स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दूसरी जगह पर उसे अलग ग्राहक में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा कर संघनित कर लेते हैं। और जो अवाष्पशील अपद्रव्य थे, यानी कि जो अउरणशील था, जो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, वो अशुद्धियाँ हैं, अपद्रव्य हैं, वह इसी रिटोर्ट में रह जाएगी और शुद्ध धातु जो है किसी दूसरे बर्तन में यानी कि दूसरी जगह पर स्टोर कर लिया जाएगा। इस प्रकार अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को अलग कर लिया जाएगा और अशुद्धियाँ भी अलग हो जाएगी। इस प्रकार धातु का हमारा शोधन हो जाएगा। तो ये है आसवन विधि। तो आसवन विधि में हमने क्या समझा कि आसवन विधि में याद रखिए कि हम लोग वैसे धातुओं का शोधन करते हैं जिसका गलनांक काफ़ी कम, जिसका क्वथनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है, यानी कि वह कम ताप पर वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो वह कौन कौन सी धातुएं हैं, तो कैडमियम है, Hg है, पारा है, जिंक है, ये सब धातुएं जो है ये इनका क्वथनांक जो होता है काफ़ी कम होता है। अब हम क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु को क्या करेंगे, एक लोहे के रिटोर्ट में ले जाएंगे, अशुद्ध धातु जिसमें शुद्ध धातु और अशुद्धियाँ हैं, रिटोर्ट में ले जाएंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से धातु जो है उसका क्वथनांक कम होने के कारण इसमें से केवल धातु वाष्पीकृत होगा। इसको दूसरी जगह पर इस वाष्प को इकट्ठा कर संघनित कर लेंगे। इस प्रकार दूसरी जगह पर शुद्ध धातु और जो पहले वाला रिटोर्ट था उसमें अशुद्धियाँ रह जाएगी क्योंकि वह अउरणशील है, अवाष्पशील है। इस प्रकार धातु का शोधन हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं धातु के शोधन की दूसरी विधि की तरफ। तो दोस्तों रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी कि धातु के शोधन की दूसरी विधि द्रवगलन विधि। द्रवगलन विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा आसवन विधि। तो आसवन विधि किस प्रकार के धातुओं के शोधन के लिए की जाती थी, वैसे धातुओं के शोधन के लिए की जाती थी जिनका क्वथनांक कम होता था। क्या क्वथनांक कम होता था। लेकिन दोस्तों द्रवगलन विधि हम लोग उस प्रकार के धातुओं के शोधन के लिए करते हैं जिस प्रकार के यानी जिस धातु का गलनांक कम होता है। वहाँ क्वथनांक कम था, यहाँ गलनांक। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ करती है, उस ताप को उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि हम पहले तो आपने समझ लिया क्या कि इसमें हम लोग वैसे धातुओं का शोधन करते हैं जिनका गलनांक कम होता है, यानी कि जो धातु होते हैं उनका गलनांक कम होता है, यानी कि वह कम ताप पर ही गल जाते हैं। अब रही बात, हम इसमें क्या करते हैं कि एक इस तरह का ढलवा चूल्हा लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु रखते हैं। क्या रखते हैं, अशुद्ध धातु। ठीक है, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु में क्या होंगे, तो अशुद्ध धातु में एक शुद्ध धातु होगा और उसमें अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि इसमें जो धातु है उसका गलनांक कम है, यानी कि वह कम ताप पर ही गल जाती है। अब क्या कीजिए कि आप उसके गलनांक से थोड़ा अधिक, किसके गलनांक से, धातु के गलनांक से, यानी इसमें धातु है, शुद्ध धातु है और क्या है,
अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो अशुद्धियाँ जो है वह कम ही ताप पर क्या होती है, गल जा रही, सॉरी धातु जो है वह कम ही ताप पर गल जा रहा है, यानी कि धातु का गलनांक क्या है, कम है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो यहाँ पे हम रखते हैं अशुद्ध धातु को, और यहाँ पे हम लोग उतना ही टेम्परेचर रखते हैं जिससे केवल धातु क्या हो, पिघल जाए, यानी कि धातु के गलनांक से थोड़ा अधिक टेम्परेचर रखते हैं। तो अशुद्ध धातु को जब आप इस पर रखिएगा और नीचे से क्या लगाइए, नीचे से हीट कीजिए, गर्म कीजिए, तो क्या होगा कि धातु जिसका गलनांक कम है, तो गलनांक कम होने के कारण धातु क्या होगा, गलना प्रारंभ करेगा और गल के क्या होगा, नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा, इसको अलग किसी बर्तन में हम क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, और जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ तो गलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इस अशुद्ध धातु में धातु का गलनांक कम है, अशुद्धियों का गलनांक कम नहीं है। अशुद्धियों को गलाने के लिए और टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो हम क्यों उससे ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर लगाते तो दोनों गल के नीचे आ जाएंगे, तो हमको टेम्परेचर उतना ही रखना है जिससे केवल धातु क्या हो, गल जाए, और अशुद्धियाँ क्या हो, ऊपर ही रह जाए। तो हम लोग धातु का गलनांक जो है उससे अधिक टेम्परेचर देते हैं जिससे केवल धातु गलता है और अशुद्धियाँ क्या होती है, ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, इसी विधि को हम लोग द्राव गलन विधि कहते हैं। तो आपको द्राव गलन विधि में एक बात जरूर जानना है कि द्राव गलन विधि में हम लोग वैसे धातुओं का शोधन करते हैं जिसमें धातु का गलनांक कम हो और अशुद्धियों का गलनांक अधिक हो, यानी कि धातु का गलनांक कम होना चाहिए, धातु कम ताप पर गल जाए। ठीक है, और उस प्रकार के अशुद्ध धातु को हम क्या करते हैं, एक चूल्हे पे ले जाते हैं, और जब हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धातु का गलनांक कम है, अशुद्ध धातु में इसमें धातु का गलनांक कम है और अशुद्धियों का गलनांक अधिक है, और इसको हीट करेंगे तो धातु गलना प्रारंभ करेगा। क्यों गलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि धातु का गलनांक कम है, तो धातु ही केवल गलेगा और गल के क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा और अशुद्धियाँ क्या, ऊपर ही रह जाएगी। तो इस प्रकार अशुद्धियाँ अलग और शुद्ध धातु अलग, इस प्रकार धातु का क्या हुआ, शोधन हो गया। तो ये जो विधि है, इसी विधि को हम लोग द्राव गलन विधि कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं लैंग्वेज एक बार पढ़ के फिर से बता देता हूँ। इस विधि का उपयोग कम गलनांक वाले धातु के लिए होता है, यानी कि इस विधि का उपयोग हम लोग वैसे धातुओं के लिए करते हैं जिसका गलनांक कम होता है, यानी कि जो कम ही ताप पर पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, अर्थात वैसे धातुओं के लिए होता है जो आसानी से क्या हो, पिघल जाए, कम ही ताप पे पिघल जाए। तो कौन से धातु हैं, एसएन है, पीबी है, बीआई, ये ऐसी धातु हैं जो जिनका गलनांक कम होता है और ये कम ही ताप पर गल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस विधि में अशुद्ध धातु को एक भट्ठी के ढलाव पर, ये ढलाव है, ढलाव पर रखकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, अब हीट करेंगे तो क्या होगा, धातु पिघलेगा। क्यों पिघलेगा, क्योंकि इसका गलनांक कम है। धातु पिघलता है और पिघल के बहता है, जिसको हम क्या करेंगे, कहीं दूसरे बर्तन में एकत्रित कर लेंगे, और अशुद्धियाँ क्या, ढलाव पर ही रह जाती है। इसी विधि को हम लोग द्राव गलन विधि कहते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका शेयर, आपका लाइक ही हमें मनोबल देता है मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल के थर्ड प्रोसेस से, थर्ड विधि से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।